अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सी लॉ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस को डिस्कस करें, इसका सिलेबस थोड़ा 80% जो है सेम है। किसके साथ सेम है? लॉ गेट। लॉ गेट और सी लॉ का जो सिलेबस है वो 80% सेम है, बाकी 20% जो है डिफरेंट है। अब 20% डिफरेंट किस तरीके से कि सी लॉ के पेपर के अंदर आपका इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। सी लॉ के पेपर के अंदर आपका एक जो है एक और एक्ट है जिसको हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले फोकस किन किन सब्जेक्ट्स पर करना है। एक हमारे पास है सीपीसी, एक आ जाता है क्यूएसओ, उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फिर उसके बाद सीआरपीसी, पीपीसी, उसके बाद लीडिंग केसेस, लीडिंग केसेस आ गया। लीडिंग केसेस के बाद क्या आ जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब इन मार्क्स की वेटेज कितनी है? इन मार्क्स की वेटेज जो है 20% इसके, फिर 20% इसके, फिर 20% आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सीआरपीसी के कितने 10, और पाकिस्तान पेनल कोड के भी 10 मार्क्स, और लीडिंग केसेस के कितने? लीडिंग केसेस के हमारे पास हैं 5 मार्क्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कितने 15 मार्क्स। 20 ये हो गए, 60 20 80 80 और ये 100 आपका मार्क्स बन गया। अब फोकस किन किन सब्जेक्ट्स पर करना है? सबसे पहले हम फोकस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 56 सेक्शन है। अब इन 56 सेक्शन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बैरेक्ट से ही पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ बैरेक्ट से पढ़ना है, नोट्स को फॉलो नहीं करना। और जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि सर आप काइंडली नोट्स शेयर कर दें, तो बैरेक्ट ही आपके नोट्स हैं, बैरेक्ट ही आपके नोट्स हैं। उस सेट के जो कमेंट्री है वो आपने नहीं पढ़नी। अच्छा जी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हम आए तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को हम इंशाल्लाह नियर अबाउट को 3 to 4 डेज़ के अंदर कवर कर जाएंगे। जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे सीपीसी पे, सीपीसी के बाद हम आ जाएंगे क्यूएसओ पे, और उसके बाद हम जो है कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 15 है इस वजह से। फिर उसके बाद हम सीआरपीसी को डिस्कस करेंगे, फिर पीपीसी को डिस्कस करेंगे, और लास्ट 2 डेज़ के अंदर हम जो है लीडिंग केसेस को डिस्कस करेंगे। तो नियर अबाउट ये आपका 2 मंथ्स का कोर्स है, लेकिन अगर 1 मंथ के अंदर कवर करना चाहें, जिनका पहले से पढ़ा हुआ है वो 1 मंथ के अंदर भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि सर जो आपका सी लॉ का एग्ज़ाम है ये कब आएगा और कब आता है? ये आपका हर 2 लॉ गेट के बाद आपका सी लॉ का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब अक्सर स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर क्या हम जो है सी लॉ देने से पहले लॉ गेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखें, आपको मेंबरशिप लेने के लिए दोनों एग्ज़ाम पास करना है, एक सी लॉ का भी और एक आपको जो है किसका? लॉ गेट का भी। अब ये ज़रूरी तो ये है कि आप जो है एज़ पर रूल सी लॉ दें, फिर उसके बाद आप लॉ गेट दें। लेकिन अगर स्टूडेंट की तैयारी पहले से ही लॉ गेट की हुई है तो लॉ गेट देने के बाद भी सी लॉ दे सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि पहले आप सी लॉ दें उसके बाद ही आप जो है लॉ गेट दें। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 20% का ही डिफरेंस है, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन कल से ओपन है। 0311 300 888 ये अकेडमी का नंबर है। और टेस्ट कंडक्ट किस तरीके से किया जाएगा? इसका वीकली बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम जो है वेब जनरेटेड टेस्ट जो है कंडक्ट करते हैं। अब वेब जनरेटेड टेस्ट का मतलब क्या होता है? वेब जनरेटेड टेस्ट का मतलब ये होता है मोबाइल के अंदर आपने क्लास ली, क्लास लेने के बाद जो आपको उस क्लास के अंदर पढ़ाया गया था उसके बाद ग्रुप के अंदर एक जो है टेस्ट शेयर हो जाएगा, जो कि मिसाल के तौर पे अगर हम क्यूएसओ पढ़ रहे हैं, क्यूएसओ के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक का टेस्ट है। अब वो टेस्ट आप जैसे ही उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे आपका जो है टाइम काउंट होना शुरू है। फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स है उसके, तो 30 मिनट्स के अंदर आपको 40 आर्टिकल्स, 40 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस आपने क्लियर करने ही करने हैं। उसके अंदर
अब रिज़ल्ट का भी होता है कि सर रिज़ल्ट कैसे आएगा उसका, जैसे ही आप वो टेस्ट देंगे, टेस्ट अटैम्प्ट देने के बाद उसके बाद ऑप्शन आएगा कि शो रिज़ल्ट पे टिक करेंगे, आपके पास ये भी आ जाएगा कि आपने कितने में से कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, और साथ ही साथ जो गलत किए उनका राइट आंसर क्या है, और फिर आपने कितने स्किप किए हैं ये भी वो बता देता है। ठीक है, और सारा का सारा टेस्ट बनता ही कहाँ से, बैरेक्ट से। जितना पढ़ाऊंगा वही टेस्ट लूँगा, उससे कोई भी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछता मैं। दूसरी बात ये, वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट होने के बाद जब आपका कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर हम उसके बाद लेंगे आपका कंपोजिट टेस्ट। कंपोजिट टेस्ट हम जो है पीडीएफ की सूरत में भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम जो है वेब जनरेटेड की सूरत में भी ले सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि क्लासेस नहीं लेना चाहता, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, वही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, बल्कि कोई भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो सी लॉ के स्टूडेंट है, वो अगर हमारा एक ही सेशन लेते हैं, कौन सा सेशन, इसका सी लॉ का, तो सी लॉ पढ़ने के बाद उनको मैं नहीं समझता कि ज़रूरत पेश आएगी दोबारा से हमारा सेशन लेने की या किसी और का सेशन लेने की। अब यहाँ पर क्या है, सी लॉ के अंदर भी हम जो है 100% पासिंग गारंटी दे रहे हैं। अब 100% पासिंग गारंटी किस तरीके से, 100% पासिंग गारंटी का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन और जो है आपकी मंथली फ़ीस पेड कर दी, उसके बाद आपने ये सेशन ज्वाइन किया, 2 मंथ्स का सेशन ज्वाइन किया। 2 मंथ्स के सेशन के अंदर जो भी पढ़ाया गया आपको, आपने अच्छे से पढ़ा। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि वहाँ पर जाके बैठा और टेस्ट जो है गलत करके आ गया, पास नहीं हो सका, कितने मार्क्स, 50 भी मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सका, जब तक वो बच्चा पास नहीं होगा तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको पढ़ाएंगे, उससे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसकी श्योरिटी क्या है कि सर ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है, और आप ऐसा किस तरीके से कह सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे एकेडमी से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। उसका पहला रीज़न ये कि हम जो है बिल्कुल कंप्लीट डायरेक्ट से ही स्टडी करवाते हैं, A to Z ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लियर करवाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि स्टूडेंट फुली फोकस करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फुली फोकस नहीं करता तो उसका हमारी एकेडमी कोई भी किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। अच्छा जी, अब हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि आर्टिकल 1 QSO से स्टार्ट था। अब आर्टिकल 1 को अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिकल 1 किस चीज़ के बारे में है, जाहिर सी बात है शॉर्ट टाइटल के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 2 जो है डेफिनेशन के बारे में होगा। अब ये थोड़े बहुत आर्टिकल समझने के बाद आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि स्टडी का पैटर्न क्या है, लॉ गेट की स्टडी का पैटर्न क्या है और जुडिशरी का स्टडी का पैटर्न क्या है। जुडिशरी में तो ये होता है ना कि आपने हर चीज़ पढ़नी है, आपने केस लॉज भी पढ़ने हैं, साथ ही साथ उसकी कमेंट्री भी पढ़नी है, उसका स्कोप भी पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्ट भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ पेरेक तक ही महदूद रहना है। जब हम आर्टिकल 1 तक आए तो आर्टिकल 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात ही क्या पूछी, बात ही ये पूछी ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। शॉर्ट टाइटल, दिस ऑर्डर में भी कॉल्ड। अब यहाँ पर शल भी हो सकता था, क्या हो सकता था, शल भी हो सकता था। लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर क्या बात आई, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर। अब देखें, मे और शल का यूज़ ज़्यादातर, मे, शल और मस्ट का यूज़ ज़्यादातर आपको QSO के अंदर ही मिलेगा। जब आप आर्टिकल 90 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, वहाँ पर 5 आर्टिकल शल के बारे में बताएंगे, उसके बाद लास्ट के 5 आर्टिकल आपको मे के बारे में बताएंगे, मतलब जो प्रिजम्पशन के बारे में। कुछ प्रिजम्पशन जो है वो ऐसी होंगी, आगे चल के हम पढ़ेंगे, जो कि हमें मैंडेटरी की सूरत में बताएंगे, और कुछ प्रिजम्पशंस ऐसी हैं जो कि डिस्क्रेशनरी होगी। खैर, ऑर्डर 1 ने, ऑर्डर जो है हमारे पास सेक्शन इसका कानून शहादत ऑर्डर का जो है आर्टिकल 1, उसने हमें क्या बात बताई, उसने हमें सिंपली ये कहा कि दिस ऑर्डर मे बी कॉल्ड एज कानून शहादत ऑर्डर। फिर उसके बाद क्या कहता है, दिस एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज। फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात आ गई कि ये जो ऑर्डर है ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात आई तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। जुडिशियल, कोजाए जुडिशियल मैटर्स पर भी, कोजाए जुडिशियल मैटर्स पर भी। अब देखें, QSO हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, आर्बिट्रेटर्स पर। अब देखें,
यहाँ पर जब आप सी लॉ की लॉगेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है। कौन सी चीज़ याद रखनी है? कॉमन सेंस यूज़ नहीं करना, सिक्स सेंस भी यूज़ नहीं करना। फिर यूज़ क्या करना है? यूज़ वही करना है जो आप पढ़ के आए। मैं लाख यहाँ पर खड़े होकर कह दूँ कि जो कानून शहादत ऑर्डर है वो फैमिली कोर्ट्स पर भी एप्लीकेबल नहीं है, आर्बिट्रेटर पर भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एज पर आर्टिकल 1 कानून शहादत ऑर्डर डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। एज पर QSO जो आपका आर्टिकल 1 है उसने क्या बात की कि ये आर्बिट्रेटर पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पर आर्बिट्रेटर है और वहाँ पर आपका आर्बिट्रेशन आ जाता है तो भी आपने आर्बिट्रेटर पर भी टिक करना है। उसका क्या रीज़न है कि उसने सवाल पूछा एज पर आर्टिकल, क्या पूछा है? एज पर आर्टिकल 1 QSO, तो आपने QSO के आर्टिकल 1 तक ही महदूद रहना, कॉमन सेंस यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद क्या आएंगे? उसके बाद हम आ जाएंगे आर्टिकल 2 की तरफ जो इंटरप्रिटेशन के बारे में बताता है। इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन इसको हम डेफिनेशन की सूरत में यूज़ करेंगे। इंटरप्रिटेशन के अंदर सबसे पहले वो आपसे ऐसे पूछेगा, एज पर आर्टिकल 2 सब क्लास A डॉक्यूमेंट मीन्स। अब जब हम किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पूरा का पूरा आर्टिकल हमें याद नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, उस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर क्या है? डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट को समझने के लिए हम एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस का वर्ड याद रख लेंगे। फिर हम जो है क्या याद रखेंगे? अपॉन सब्सटेंस, अपॉन सब्सटेंस, अपॉन सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स। हर आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको हमने अगर याद रख लिया तो वो आर्टिकल हमें याद रह जाएगा। अगर आर्टिकल याद नहीं रहता तो उसके वर्ड्स याद रह जाएंगे। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन की तरफ जब हम आएंगे, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जब आप QSO कंप्लीट करेंगे। 1 आवर का वो लेक्चर है जो किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर मैंने QSO की कंप्लीट A to Z जितनी भी इलस्ट्रेशन है सब डिस्कस की हैं। उसके बाद एविडेंस के बारे में पूछता है ये कि एविडेंस क्या है। अब कह रहा है कि एविडेंस ऑल स्टेटमेंट्स। अब देखें, जहां पर बात आएगी ओरल की, जहां पर बात आएगी डॉक्यूमेंट्री की, तो यहाँ पर दो हैं, एक है ऑल स्टेटमेंट्स, एक है ऑल डॉक्यूमेंट्स। जहां पर वो कहेगा ऑल स्टेटमेंट्स मतलब कि वो ओरल एविडेंस की बात कर रहा है। विच द कोर्ट परमिट्स रिक्वायर्स टू मेड बिफोर द विटनेस रिलेशन ऑफ फैक्ट इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। उसको हम क्या कहेंगे? ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस के लिए वर्ड कौन सा याद रख लिया हमने याद रख लिया स्टेटमेंट्स। जब हमने डॉक्यूमेंट्री की बात की, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अब यहां पर भी आपने क्या याद रखना है? एज पर आर्टिकल 2 सब क्लास C2, सब क्लास C फिर 2। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एज पर आर्टिकल 2 सब क्लास C2 के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, कौन सा? ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स। जब आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स का वर्ड याद रख लिया, किस तरीके से? ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, जब आपने ये वर्ड्स नॉर्मल रूटीन में ये वर्ड्स याद रख लिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट्स, वो आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द इंस्पेक्शन आएगा, या फिर जो है प्रेजेंटेशन आएगा या प्रेजेंट आएगा, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आएगा। सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। फिर उसके बाद पूछता है कि फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है। क्या पूछता है? फैक्ट क्या है। अब फैक्ट के लिए उसने सिंपली हमें इतना कहा कि विच इज़ परसीव्ड बाय द सेंसेस, कि अगर सूंघने से मुतल्लिक है तो नाक की सेंसेस जो है वो होनी चाहिए। अगर देखने के मुतल्लिक है इट मीन्स के वो शख्स देख सकता हो। अगर सुनने के मुतल्लिक है तो इट मीन्स के वो शख्स जो है वो सुन सकता है। फिर उसके बाद रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है और जो है फैक्ट इन इशू क्या है, ये भी इसके अंदर बताया गया। अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर,
कह रहा है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट ये है कि एक चीज़ जब दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, क्या है, दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऑफ द वे रेफर्ड इन प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के मुताबिक। फिर उसके बाद बताया फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट इन इशू असल मसला, फैक्ट इन इशू मतलब असल मसला, जिस मसले की वजह से आप कोर्ट की तरफ गए। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फॉर्म विच आइदर बाय इटसेल्फ इज और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, जो खुद से कोई मसला हो या फिर किसी फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको हम कहेंगे फैक्ट इन इशू। फिर उसके बाद फर्दर इलस्ट्रेशंस आ गई कि एक फैक्ट कब प्रूव होगा, एक फैक्ट जो है कब डिसप्रूव होगा। ये सारा का सारा हम जो है एक एक करके एक एक आर्टिकल पर, ईच एंड एवरी आर्टिकल और उसका सब क्लासेस जितने भी हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। एक लेक्चर के अंदर, एक क्लास के अंदर हम नियर अबाउट कोई 40 to 50 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। कितने? जो कि हमारी क्लास बनेगी कोई 1 आवर की या फिर 40 मिनट्स की। नॉर्मल रूटीन भी यही है, 40 मिनट्स प्लस क्लास होगी और कभी कभी जो है 1 आवर प्लस भी हो जाया करेगी। ठीक है, तो नियर अबाउट कोई 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर हम जो है क्यूएसओ कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद सीपीसी की बात आ जाएगी, तो सीपीसी भी हम जो है 10 to 15 डेज़ के अंदर क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की तरफ, वो भी हमारा जो है 1 वीक के अंदर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी माइनर एक्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह नियर अबाउट कोई 1 वीक के अंदर कवर हो जाएंगे। और लास्ट के अंदर हम जो है एक कंपोजिट क्लास लेंगे जो कि नियर अबाउट कोई 5+ आवर्स की होगी। तो उस क्लास के अंदर क्या होगा, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा सी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ तक कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।